नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका अध्ययन करेंगे और उनके सारे की पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज का जो पूरा लेक्चर है दोस्तों पूरी तरीके से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है और साथ ही हम सिर्फ और सिर्फ उनके नाम, उनके हेडक्वार्टर और उनके कुछ विशेष स्पेशल जो भी उनकी फीचर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में दोस्तों पहली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है WMO। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1873 में की गई थी और ये एक प्रकार का क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक UN की संस्था है। शुरुआत में दोस्तों 1873 में ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से थी, लेकिन अब इसका नाम क्या है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है। यह एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। किस तरह का संगठन है दोस्तों, यह एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन है। इसके अंदर दोस्तों 193 सदस्य हैं। तो WMO के अंदर 193 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों हम देखेंगे जो WMO है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों से ही पृथक रहा था। इनने हमारा जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसके अंदर उन्होंने अपनी एक नीति बना के रखी है कि वह हमेशा क्या है, गुटबाजी से दूर रहेगा। सो दोस्तों हमने पहला ऑर्गेनाइजेशन देखा कि WMO क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन से UN की संस्था है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1922 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये एक प्रकार का NGO है। क्या है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो पहला जो हमारा WMO था वो क्या था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम बात करेंगे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। दोस्तों ये क्या है, अपनी एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच। तो वर्ल्ड वॉच नाम की एक पत्रिका निकालता है कौन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड वॉच करके एक पत्रिका निकालता है दोस्तों कौन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि हर 3 महीने में निकाली जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैम्ब्रिज में है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का क्वार्टर कैम्ब्रिज में है। और ये किन किन क्षेत्रों पे काम करता है, 4S पे काम करता है, स्पीसीज, साइट, सिस्टम एंड सोसाइटी। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके कुछ प्रमुख बातें हमें याद रखनी है कि एक NGO है। वर्ल्ड वॉच एक पत्रिका निकालता है जो हर 3 महीने में आती है। और ये क्या है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है। अगली संस्था है दोस्तों IUCN क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की क्या है, NGO है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका नाम याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमें कंजर्वेशन करना है। इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनी है। तो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन है, किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। किसका कंजर्वेशन करना है हमें, नेचर का कंजर्वेशन करना है और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। सो दोस्तों IUCN एक NGO है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सो दोस्तों हमने देखा कि WMO का भी क्या है, स्विट्जरलैंड में ही था, क्या, हेडक्वार्टर। इसके अंदर क्या है दोस्तों, रेड डेटा बुक जारी करने का काम करती है। तो IUCN से हमें इनकॉर्पोरेट करना है कि रेड डेटा बुक प्रकाशित करने का काम भी करती है। कौन, IUCN के दोस्तों कौन कौन से काम हैं, तो IUCN 4 क्षेत्रों में काम करती है। एक तो जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा, आजीविका और हरित अर्थव्यवस्था। इन 4 क्षेत्रों में काम करती है। IUCN को दोस्तों यूनाइटेड नेशन में क्या है, एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन न होते हुए भी, ये एक NGO होते हुए भी क्या है, इसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा
दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन में क्या है दोस्तों, IUCN को पर्यवेक्षक, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, इसका दर्जा दिया गया है। IUCN, WWF और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तीनों मिलकर क्या निकालते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी निकालते हैं। सो तीन संस्था में याद रखनी है, IUCN, WWF और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ये तीनों मिलकर क्या है दोस्तों, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी निकालने का काम करते हैं। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तीन संस्थाओं की सम्मिलित रूप से निकाली जाती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी IUCN, WWF और UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या निकाली जाती है। तो दोस्तों पेरिस समझौते और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर विशेष भूमिका हमें देखने को मिलती है किसकी, IUCN की। सो दोस्तों हमने IUCN के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा है कि IUCN एक NGO है, इसकी स्थापना 1948, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और हर चौथे वर्ष में क्या है, अपनी रेड डेटा बुक जारी करता है। अब नेक्स्ट संस्था पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। सो दोस्तों IUCN का भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, WWF का भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और विश्व मौसम संगठन का क्या है दोस्तों, WMO का है कहाँ पर, उनका भी स्विट्जरलैंड में है, जो कि जिनेवा में है। तो जिनेवा में क्या है, WMO, IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका भी कहाँ है, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह भी क्या है दोस्तों, एक NGO है। WWF भी क्या है दोस्तों, एक NGO है और IUCN का सहायक है। जो WWF है वो IUCN का एक सहायक भाग हमें देखने को मिलता है। ये चार कुछ क्षेत्र हैं इसके, फूड पर, क्लाइमेट पर, फ्रेश वाटर पर, वाइल्ड लाइफ पर, फॉरेस्ट एंड ओशियन, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों यहाँ पर ये काम करता है। तो अब हमें WWF में कुछ मूलभूत चीज़ें याद रखनी होगी जो हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे कि WWF क्या है, एक NGO है, IUCN का सहायक है और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों रामसर कन्वेंशन। अब हम पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों, जो भी वेटलैंड है उनके लिए एक विशेष कन्वेंशन है जो कि पूरी तरीके से आर्द्र भूमियों को समर्पित है। और रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर सरकारी संगठन है। ये विशेष पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करता है जिसे हम आर्द्र भूमियाँ कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स पर ही काम करता है। हर 3 वर्ष में इसके दोस्तों क्या है, सम्मेलन होते हैं जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। भारत ने 1982 में साइन किया था और भारत में अब तक क्या है दोस्तों, 75+ हमें रामसर साइट देखने को मिलती है। तो लेटेस्ट दोस्तों यदि हम बात करें तो अभी तक क्या है, 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इसके अंदर हमें 2 का नाम याद रखना होगा, एक तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स दोस्तों वे क्षेत्र होते हैं जो चिंताजनक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। तो भारत के अंदर 2 क्षेत्र क्या हैं दोस्तों, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, जैसे कि केवलादेव जो कि राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर की। केवलादेव को दोस्तों घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं जो कि राजस्थान में है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसके अंतर्गत है, रामसर कन्वेंशन के अंदर हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। केवलादेव और लोकटक झील 2 हमारे स्थान ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं हैंड टू हैंड। रामसर कन्वेंशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स पे काम करता है और इसकी अब तक भारत में 75 रामसर साइट्स हमें देखने को मिलती है। 2 साइट ऐसी है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, जैसे कि केवलादेव और लोकटक झील। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रीन पीस 1971 में बनी थी। तो ग्रीन पीस क्या है दोस्तों, 1971 में बनी थी और ये भी एक प्रकार का NGO है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमें देखने को मिलता है।
केवल इसका इतना नाम याद रख लेना है हमें कि ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है और ये एक एनजीओ है। इसके कुछ गोल्स हैं, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, और जितने भी न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, नाभिकीय हमलों के जो खतरे हैं उनको रोकना है। साथ ही प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस, तो दोस्तों शांति और अहिंसा का प्रचार करना है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन पीस क्या है? एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। स्टॉकहोम की बात करेंगे दोस्तों कि स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ और कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 को। और दोस्तों इसी समय हमने 5 जून को ही हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। दोस्तों ये जो सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन में ही क्या है दोस्तों, हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों हमने पढ़ा कि स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था। 5 जून 1972 को हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया। साथ ही इसी समय हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी की। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी हमने 5 जून 1972 के समय ही की, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। सो दोस्तों ये जो सम्मेलन है पर्यावरण संरक्षण पर हुआ था, सतत विकास पर हुआ था। तो जब उसकी थीम हमसे पूछी जाएगी तो उसका थीम क्या होगी दोस्तों? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, औद्योगिक एवं विकासशील देशों की विकासात्मक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया था। सो दोस्तों इसके अंदर जितने भी औद्योगिक देश हैं और जितने भी विकासशील देश हैं, इनकी विकासात्मक गतिविधियों पर क्या है? विचार विमर्श किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। सो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? स्वीडन में हुआ था। 5 जून 1972 में हमने क्या है, तो 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। अब पढ़ते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन से निकल के आया। तो अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। तो हमसे नैरोबी केन्या से इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और पीछे हमने पढ़ा WMO विश्व मौसम संगठन, ये दोनों मिलकर क्या है दोस्तों? IPCC रिपोर्ट को तैयार करते हैं और IPCC 1988 में इसका गठन किया गया था। इसके जो मेंबर की यदि बात करें तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो मेंबर हैं 193 मेंबर हैं। हर 10 वर्ष पर क्या है दोस्तों? UNEP के सम्मेलन होते हैं। जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, 1982 में नैरोबी में केन्या में सम्मेलन हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ। इसको हम दोस्तों अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमें एजेंडा 21 निकल कर आया। 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हुआ। यहाँ पर हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमें यहाँ पर निकल कर आए। फिर 2012 में हुआ रियो डी जेनेरो में, यहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकल कर आए। सो दोस्तों हमने देखा कि हर 10 साल में क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सम्मेलन होते रहे। सो दोस्तों क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। यहाँ पर हमने क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून से। फिर हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से। फिर नैरोबी केन्या में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हमने हेडक्वार्टर को गठित किया गया। UNEP और WMO IPCC की रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। फिर UNEP के हर 10-10 साल में क्या है दोस्तों, सम्मेलन होते हैं। हमें मेन चीज़ याद रखना है 1992 वाला, कि 1992 में एक अर्थ समिट होती है और अर्थ समिट से हमारे पास एजेंडा 21 निकल कर आया है। दोस्तों इसको हम और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन। यहाँ से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक हमें पूरे करने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है दोस्तों, रियो डी जेनेरो से हमें देखने को मिलते हैं।
सो दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, कुछ रिपोर्ट जारी करती है, तो उन रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं। जैसे पहली रिपोर्ट की यदि बात करें तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। फिर दूसरा है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक भी क्या है दोस्तों, किसके द्वारा निकाली जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। मेकिंग पीस विथ नेचर, तो मेकिंग पीस विथ नेचर ये भी क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। मेकिंग पीस विथ नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। फिर साथ ही इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानट, इसे भी क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से ही निकाला गया है। फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी क्या है दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्या है, ये भी निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। तो स्टॉकहोम 1972 में हमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को हमने इसको एक अलग से सेटअप किया। इसका हेडक्वार्टर हमने क्या है दोस्तों, नैरोबी केन्या में बनाया। WMO प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, IPCC की रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर 10 वर्ष में क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सम्मेलन होते हैं। पहला 1972 में हुआ, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना गया। यहीं से हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाना शुरू किया। फिर 1982 नैरोबी केन्या में हुआ। फिर 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट भी कहते हैं। फिर 2002 में, जहाँ से हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और 2012 का जो समिट हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यहाँ से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिले। रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में हुआ था सम्मेलन 2012 में। सो दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कुछ रिपोर्ट्स और कुछ दस्तावेज जारी करता है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, सो एमिशन गैप रिपोर्ट। दूसरी है विश्व पर्यावरण आउटलुक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक। तीसरा है मेकिंग पीस विथ नेचर, तो मेकिंग पीस विथ नेचर ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। दूसरा है, नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये क्या है दोस्तों, ये सब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाले जाते हैं। अगला पढ़ते हैं दोस्तों साइट्स। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो साइट का फुल फॉर्म है दोस्तों, जो भी हमारी फ्लोरा और फोना है, जितनी भी हमारा जंतु समुदाय और पादप समुदाय है, उसके अंदर जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड कैसा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड हो रहा है, उसके लिए हमने एक उसके कंजर्वेशन के लिए हम काम करेंगे। तो उसके लिए कन्वेंशन है। तो कंजर्वेशन ऑन, तो साइट का फुल फॉर्म है, फिर से पढ़ लेंगे, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। किसका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कौन सी, वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना का। तो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना इनका क्या है, इनकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इनका जो ट्रेड हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कंजर्वेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। ओके। और दोस्तों साइट ना तो NGO है और ना ही इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है। साइट्स क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। और साइट जो है हमारी IUCN की देन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और IUCN हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये क्या है दोस्तों, एक NGO है जिसका यूनाइटेड नेशन में भी ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। और IUCN क्या है, रेड डेटा बुक जारी करती है। अब साइट्स की यदि बात करें तो दोस्तों साइट के कुल कितने सदस्य हैं, 183 सदस्य हैं। और ये फ्लोरा एंड फोना के जितना भी हमारा जंतु समुदाय और पादप समुदाय, इसके अंदर जितने भी क्रिटिकल या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि व्यापार होता है तो इसकी निगरानी करता है और इसके प्रतिबंध की बात करता है। तो आई होप दोस्तों साइट समझ में आ गया होगा।
इन कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों ट्रैफिक के बारे में कि ट्रैफिक क्या है। तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब व्यापार, और जितना भी फ्लोरा एंड फोना हो रहा है उनके रिकॉर्ड का एनालिसिस, जो ट्रेड हो रहा है तो उसके ट्रेड का रिकॉर्ड रखेंगे। तो एक बार फिर से पढ़िए उसका फुल फॉर्म कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रैफिक का मतलब होता है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस, जितना भी व्यापार हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे हम और उसका एनालिसिस करेंगे। किसका? फ्लोरा एंड फोना का, जितना भी व्यापार हो रहा है कॉमर्स में। तो आई होप दोस्तों इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा ट्रैफिक का। और ट्रैफिक क्या है दोस्तों? एक नेटवर्क है। ओके, तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये एक प्रकार का वन्य जीव व्यापार नेटवर्क है। ट्रैफिक क्या है दोस्तों? वन्य जीव व्यापार नेटवर्क। ये एक प्रकार का एनजीओ है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज में है। तो ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कैम्ब्रिज में है। और साइट का ये सहयोगी है। क्या है? वेबसाइट के रूप में एक साइट का सहयोगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक और साइट दोनों दूसरों का एक दूसरे के सहायक हैं। सतत विकास पे काम करता है, फ्लोरा एंड फोना का संरक्षण करना है और आंकड़ों का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों हमारा जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्या है? जितना भी फ्लोरा एंड फोना का ट्रेड हो रहा है उनके आंकड़ों को संग्रहित करता है और उनके सारे डेटा की प्रोसेसिंग करता है। सो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा ट्रेड ट्रैफिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों सीएमएस। सीएमएस मतलब कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसे हम वान सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्या है दोस्तों? इसे हम वान सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जो कि जर्मनी में हुआ था और ये यूएन के संरक्षण में काम करती है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, तो जितनी भी माइग्रेटरी स्पीसीज़ मतलब प्रवासी पक्षी हैं उनके ऊपर एक कन्वेंशन है और इसमें क्या है? सभी प्रकार के जो प्रवासी पशु पक्षी है उनके लिए काम करता है। ये एक प्रकार की संधि है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो सीएमएस क्या है दोस्तों? सीएमएस मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, जितने भी प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए कन्वेंशन है। 1979 में हुआ था। इसे हम वान सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वान कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि जनवरी में जर्मनी में हुआ था। यह एक प्रकार ये यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में काम करती है और ये सभी प्रकार के वन्य जीव हैं और जितने भी पशु पक्षी हैं उन सभी के ऊपर ये पर्यावरण संधि है यूनाइटेड नेशन के साथ में। 13 सीएमएस, जो तीसरा दोस्तों सीएमएस हुआ था सम्मेलन, वो भारत में हुआ था। इसकी थीम थी कनेक्ट टू प्लैनेट, COP13 कनेक्ट द प्लैनेट। तो हो सकता है दोस्तों जितने भी इंडिया में होने वाले समिट है उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है कि कौन सा समिट इंडिया में हुआ है। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो तीसरा सम्मेलन 13वां सम्मेलन क्या है दोस्तों? भारत में हुआ था। इसकी थीम थी कनेक्ट टू द प्लैनेट। तो कनेक्ट द प्लैनेट इसके साथ हमें एसोसिएट करना है सीएमएस के साथ, और जो कि भारत में हुआ था। तो आई होप दोस्तों माइग्रेटरी स्पीसीज़ पर जो सीएमएस कन्वेंशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट कन्वेंशन पढ़ेंगे दोस्तों वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों दोस्तों क्या है? ओजोन परत से संबंधित है। वियना कन्वेंशन 1985 और 1988 से इसको क्या है? प्रभावी माना जाता है कि 1988 में वियना कन्वेंशन प्रभावी हुआ। ये क्या है दोस्तों? ओजोन परत के लिए काम करता है। तो ओजोन परत से संबंधित जो कन्वेंशन है वह क्या है? वियना कन्वेंशन है। इसमें क्या किया गया? हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमने कमी करने के लिए इसके अंदर प्रावधान रखे और यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत बना था। तो वियना कन्वेंशन क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसे हमने बनाया था। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन, जितने भी एडवर्स इफेक्ट है पोल्यूशन के उसे हमें कम करना होगा। अल्टरनेट टेक्नोलॉजी की खोज करनी होगी। तो इसके दो थीम थी, इसके जो प्रावधान थे इसके अंदर कहा गया था दोस्तों कि जितने भी एडवर्स इफेक्ट है, जितने भी दुष्प्रभाव हैं हमारे पॉल्यूशन के, उन्हें हमें कम करना होगा और किसी न किसी रूप में हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी होगी, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो प्रदूषण को कम करने में काम करे, स्पेशली उस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो ओजोन परत को बचाने में सहायक हो सके। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ, 1988 से प्रभावी हुआ। ओजोन परत के लिए काम करने वाले, ओजोन परत के लिए काम करता है वियना कन्वेंशन, ओजोन परत के लिए काम करता है वियना कन्वेंशन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी करना है हमें, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये बना है। ओके, अब नेक्स्ट फिर हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों 1989 में। तो 1989 में है, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू होता है। भारत की यदि बात करें तो भारत 1992 में इसका सिग्नेटरी बना, और यह भी क्या है दोस्तों, ओजोन क्षरण के लिए काम करता है। और फिर हमने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाना शुरू किया। तो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन संरक्षण के लिए क्या है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन। यह दोस्तों एक प्रकार का बाध्यकारी प्रोटोकॉल है। क्या है, बाध्यकारी प्रोटोकॉल है, और यह भी दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ही बना था। तो देखा दोस्तों हमने यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पर्यावरण के संदर्भ में। तो ओजोन परत संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये एक प्रकार का क्या है, बाध्यकारी समझौता था। इसमें सीएफसी के जो उत्पादन और उपभोग इसको कम करने की बात की, साथ ही 2010 में हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हमने इसमें सम्मिलित कर दिया कि अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हम क्या है, बैन करेंगे और कम करेंगे। साथ ही अन्य को भी हमने जोड़ा, जैसे कि हेलोन, फ्रेयॉन, HBFC, इसका मतलब है हाइड्रोब्रोमोफ्लोराइड क्लोराइड कार्बन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, CH2BrCl नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सब क्या है दोस्तों हमने जोड़े। फिर साथ अगली बार जब हमारा किगाली सम्मेलन होता है, आगे पढ़ेंगे, तो किगाली में हम HFC को भी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की तो बात कर ही रहा था, साथ में उनने HFC की भी बात कर दी। कब, 2010 में। और जितने भी हेलोन्स हैं, इतने तत्व हैं दोस्तों, हेलोन, फ्रेयॉन्स, और जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, इन सबको भी प्रतिबंधित या कम करने की बात की हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या है दोस्तों, 1987 में एक सम्मेलन होता है ब्रंटलैंड में, उसमें एक रिपोर्ट आई, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर 1987। तो ब्रंटलैंड आयोग या ब्रंटलैंड कमीशन या ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसके अंदर एक थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब हुई थी, 1987 में। यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को परिभाषित किया गया। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमें याद रखनी है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, और यहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषा या उसको परिभाषित किया गया। अब दोस्तों बात करेंगे IPCC की। तो IPCC का गठन क्या है दोस्तों, 1988 में किया गया। और दोस्तों हमें पता होना चाहिए, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दोनों ही क्या है, IPCC रिपोर्ट को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो IPCC क्या है, इसको 195 देश इसके सदस्य हैं, और 1988 में IPCC का गठन किया गया। ये विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की पैनल है। तो IPCC क्या है दोस्तों, एक प्रकार से वैज्ञानिकों की पैनल है जो पर्यावरण पर काम करते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा दोस्तों, ये पर्यावरण पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं, लेकिन जो अलग अलग संस्थानों पे अलग अलग जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उनकी रिपोर्ट को उठाते हैं, फिर उनके आधार पर रिपोर्ट को तैयार करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब तक दोस्तों क्या है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है। ओके, तो अब तक कितनी दोस्तों, 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है। तो हर कुछ समय अंतराल पर IPCC अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है विश्व के सामने। तो हमें याद रखना होगा कि हमारा जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अपने क्या है, कुछ समय अंतराल के बाद अपनी असेसमेंट रिपोर्ट, जिससे हम AR कहते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। तो अब तक कितनी, 6 असेसमेंट रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। IPCC 1988 में गठित हुआ। WMA और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WMO एंड UNEP दोनों ही क्या है, इसके दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। 195 सदस्य हैं, और ये एक प्रकार से क्या है दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक पैनल है IPCC। ठीक है, अब अगली बात करते हैं दोस्तों, वेटलैंड इंटरनेशनल। सो दोस्तों जिसके भी पीछे दी इंटरनेशनल लगा हुआ है, तो वो हमेशा NGO ही होता है अधिकांश केसेस में, जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल। तो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, एक NGO है, और नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वेटलैंड इंटरनेशनल ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर काम करता है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल NGO है, नीदरलैंड में है, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर काम करता है।
और ये 3 संगठनों के मिश्रण से बना हुआ था और उन्हें अब पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। बस इतना याद रह जाए कि वेटलैंड इंटरनेशनल एक NGO है, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है और ये आर्द्रभूमियों पर काम करता है। अब दोस्तों ये हमारे पास आ गया, हमने पीछे भी देखा था कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1972 वाला है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विकास, पर्यावरण और विकास पर यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। तो इस क्या हुआ था, ये याद रखना हमें कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था और जो हुआ था 1992 में, इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुआ था। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था और पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसे हम जानते हैं और ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। तो इसमें कुछ आउटकम निकल के आए, जैसे कि न्यू ब्लूप्रिंट फॉर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक नया ब्लूप्रिंट निकल कर सामने आया। तो इसके अंदर कुछ दोस्तों संस्थाओं को बनाया गया, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC निकल के आया। फिर दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए हमारे पास एक कन्वेंशन निकल के आया। अगला कन्वेंशन निकल के आएगा हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्या है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से हमें कॉम्बैट करना है। तो मरुस्थलीकरण मतलब जो ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, जो उसके अंदर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए UNCCD लेकर आए। फिर आया हमारे पास डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट, हम इसको सीधा सिंपल वन सिद्धांत बोलते हैं। प्रिंसिपल फॉरेस्ट भी हमारे पास आए। जो हमारे फॉरेस्ट प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं वे भी हमारे क्या है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन से ही निकल के आए। फिर एक होता है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों अर्थ समिट या 1992 में जो हुआ था सम्मेलन हमारा, उसी से हमारे पास कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी निकल कर आया और साथ ही हमारे पास एजेंडा 21 भी निकल कर आया। ठीक है, वन सिद्धांत और एजेंडा 21। एजेंडा 21 दोस्तों सतत विकास से संबंधित है और साथ ही वन सिद्धांत हमने ऊपर पढ़ ही लिए हैं कि जिसके ऊपर एक डिक्लेरेशन आई, प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQ में पूछे आने के लिए, स्पेशली वनडे एग्जाम में, कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। किस पर? हमें ये थीम को याद रखना होगा कि पर्यावरण और विकास पर क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है 1992 में। और 1992 में होने वाले सम्मेलन को हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। जैसे कि ब्रंटलैंड आयोग अवर कॉमन फ्यूचर, इसी तरीके से पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में होता है ये सम्मेलन। ये इसके साथ कुछ नए ब्लूप्रिंट आए हमारे सामने, इसके सामने कुछ नए संस्थाएं बनी, जैसे कि UNFCCC बनी, UNCBD बनी, UNCCD बनी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हमारे सामने आए और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल भी हमारे सामने आए। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक आयोग का गठन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एजेंडा 21 हमारे सामने आया और वन सिद्धांत हमारे सामने आए। तो दोस्तों हमने देखा कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट 1992 के थ्रू हमारे पास पर्यावरण पर एक कन्वेंशन आया, जैव विविधता पर हमारे पास कन्वेंशन आया, मरुस्थलीकरण के लिए हमारे पास कन्वेंशन आया और जो वन सिद्धांत थे उनके लिए एक डिक्लेरेशन आई और एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन सतत विकास के लिए किया गया। सो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक है, जैव विविधता पर अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब उन्हीं के हमारे पास जो आउटकम है वही आते रहेंगे। जो 1992 में हमारा अर्थ समिट हुआ था, उसी के आधार पर हमने दोस्तों बनाया था UNCBD, किसके, जैव विविधता पर अभिसमय। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट एंड देयर यूज़, तो दोस्तों जितने भी हमारे आनुवांशिक कंपोनेंट हैं उनको हमें क्या है, सस्टेनेबल यूज़ करना है और साथ ही उनको बेहतर तरीके से उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल शेयरिंग और को समझना है। तो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास जैविक संसाधन हैं, उनका हमें इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। साथ ही सस्टेनेबल यूज़ ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट एंड देयर यूजेस,
अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफ ये जलवायु परिवर्तन पे बना था, UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर। इसके अंदर कोप की शुरुआत की गई। ये बहुपक्षीय एक प्रकार, ये दोस्तों क्या है, UNFCCC बहुपक्षीय है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और दोस्तों UNCBD भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर शुरुआत में काम की इसने, फिर क्लाइमेट सिस्टम, जितना भी क्लाइमेट सिस्टम है हमारा उसके ऊपर काम करेगा। इसके अंदर दोस्तों 197 सदस्य हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो UNFCCC क्या है दोस्तों, अलग अलग समय पर अपनी रिपोर्ट भी जारी करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ से हमने बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं निकलती हुई देखी, जिनमें से UNCBD हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। अब UNFCCC पढ़ रहे हैं। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पे ये काम करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की शुरुआत की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब दोस्तों सभी दोस्त अलग अलग जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर मीटिंग को होल्ड किया जाता है। ये एक प्रकार का बहुपक्षीय समझौता है, साथ ही ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है। ये ग्रीन हाउस गैसेस पर काम करता है, क्लाइमेट सिस्टम पे काम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर काम करता है। अगला दोस्तों UNCCD पढ़ेंगे। UNCCD में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हमारी जितनी भी भूमि है वो मरुस्थल में बदलती जा रही है, मतलब उसकी उत्पादकता और उसकी क्वालिटी में क्षरण आ रहा है। इसके लिए हमने बनाया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। इसको हमने 1996 में बनाया है। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके सम्मेलन होते हैं। 2018 में रणनीति फ्रेमवर्क को लागू किया गया। 2018 में UNCCD ने क्या दोस्तों, एक रणनीति फ्रेमवर्क को लागू किया। वन सिद्धांतों के लिए जो घोषणा है दोस्तों 1992 में ही अपना ली गई थी, जब अर्थ समिट हुआ था। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमीशन दोस्तों, फिर हमने पढ़ाई था ऊपर कि 1992 में एक कमीशन का भी गठन किया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। UN की जो इकोसॉक शाखा है उसके अंतर्गत रह के काम करता है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन में एक शाखा है जिसको हम इकोसॉक कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके अंदर हमारा ये कमीशन काम करता है। हायर लेवल पॉलिटिकल फोरम है। तो ये क्या है दोस्तों, इकोसॉक हमारी एक हायर लेवल पॉलिटिकल फोरम है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो हमें याद रखना है कि कमीशन बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो UN की शाखा इकोसॉक के अंदर काम करता है। साथ ही ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल को हमको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से। जैसे हमने वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल को याद रखा था ओजोन के लिए, ठीक उसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में होता है, और ये एक प्रकार का शुरुआत में बाध्यकारी समझौता था। इसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी जिस रूप में भी जिस तरह से भी उसका उत्सर्जन हो रहा है उसे कम करने के लिए इस सम्मेलन को लाया गया था। लेकिन अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, निष्प्रभावी है। अब पेरिस सम्मेलन अभी प्रचलन में है, जो कि 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, वह अभी लागू है। 2005 में कनाडा ने रेटिफाई किया था, और 2005 से ही ये क्या है दोस्तों, लागू हो पाया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो 1997 का प्रोटोकॉल है वो 2005 से प्रभावी हो पाया, लेकिन आज का है पेरिस समझौता 2015 लागू है। इसके अंदर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं दोस्तों उनको कम करने की बात की गई। 2013 से 2020 के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC, PFC, और बाद में हमने नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को भी जोड़ दिया। इसके अंदर दोस्तों हमने अलग अलग देशों को NX1, NX2, NX3 इस तरह की सूचियों में जोड़ा है। NX1 के अंदर जितने भी लोग रखे हमने 16 औद्योगिक देश रखे हैं। तो दोस्तों NX1 के अंदर हमने क्या है, 16 औद्योगिक देशों को हमने रखा है। तो NX1 इसके अंदर हमने 16 औद्योगिक देशों को रखा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरी तरीके से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है हमारे सामने, जो क्या है कार्बन एमिशन के ऊपर मुख्य रूप से बेस्ड था। इसमें हमने उत्सर्जन को कम करने की बात की। साथ ही अब हम क्या देखेंगे कि पेरिस समझौता लागू है। ये ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम करना है, जो हमारे पर्यावरण को डिग्रेड कर रही हैं। इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, मीथेन की बात करेंगे,
नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात करेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन पीएफसी की बात करेंगे। बाद में हम नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को भी जोड़ देंगे। इसके अंदर दोस्तों क्या है, NX1 के अंदर 16 औद्योगिक देशों को हमने रखा है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जितने भी औद्योगिक देश थे, विकसित देश थे, जो अमीर देश हैं, इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तो इनके ऊपर एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली गई है। तो दोस्तों पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 2002 में क्या है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लागू हुए थे, लेकिन अब क्या है दोस्तों, ये खत्म हो चुके हैं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं। अगला बात करेंगे दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल, GMO। तो दोस्तों हमने शुरुआत में पढ़ा था CCBD, तो UNCBD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी का एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये हुआ था 2000 में, सन 2000 में हुआ था। ये हुआ था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो जितने भी GMO है उसके ऊपर यह प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें कहा था जितने भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके उत्पादन पर, उनके व्यापार पर क्या है, एक प्रकार से नियम रेगुलेट करता है, उस पर नियम लगाता है, तो रेगुलेट करता है। इसकी पॉकेट पर जानकारी भी इसके अंदर कहा गया है कि जो भी आपकी वस्तु है, सेवा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी फूड आइटम है, यदि कोई फूड आइटम है उसके पैकेट के ऊपर आपको लिखना होगा कि ये नॉन GMO प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या, यदि ये GMO प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि ये एक प्रकार का GMO प्रोडक्ट है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। दोस्तों ये क्या एक प्रकार का बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है जी, हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रकार का बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है। फिर दोस्तों 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, उसी से हमारा निकल के आता है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसे हम वन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और ये इकोसोक के अंदर काम करता है, जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक है इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर UN फोरम ऑन फॉरेस्ट हमारे जो वन सिद्धांत काम करते हैं, हमारा जो वन कमीशन है उसके ऊपर काम करता है। वनों का प्रबंधन एवं विकास और उनका सतत उपयोग, इनका जो मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, वनों का सतत प्रबंधन करना है, उनका विकास करना है और उनका सतत उपयोग करना है। 1992 में ही हमने क्या है दोस्तों एजेंडा 21 और वन सिद्धांतों को अपना लिया था। अब बात करेंगे POP के बारे में। POP का मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अनवरत जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो दोस्तों एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में, जो कि होता है 2001 में, इसका नाम है POP पर सम्मेलन। अनवरत जैविक प्रदूषण मतलब ऐसे एलिमेंट दोस्तों जो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या है इनका नाश होने का जो समय है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं परसिस्टेंट, मतलब ऐसे प्रदूषक जो लगातार बने हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं POP। जैसे कुछ एग्जांपल हैं DDT, BHC, प्लास्टिक्स, तो ये सब क्या है दोस्तों इस तरह के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो पृथ्वी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है 2004 से इसको हमने प्रभावी बनाया है, और ये ग्लोबल ट्रीटी है, क्या है एक प्रकार की ग्लोबल ट्रीटी है, भारत ने इसे 2006 में साइन किया था। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। POP 2001 में हुआ था, इसका फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि DDT, BHC और प्लास्टिक। 2004 से ये प्रभावी हुआ और एक प्रकार की ग्लोबल ट्रीटी है। भारत क्या है POP में 2006 से इसका सिग्नेटरी है। दोस्तों एक कोएलिशन साइन हुई थी, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रीटी 2005 में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस एक बार पढ़ लेते हैं कि जो कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रीटी होती थी 2005 में, इसे हम CAWT भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का स्वैच्छिक संगठन है, ना तो इंटर गवर्नमेंट है ना NGO, एक प्रकार का स्वैच्छिक सम्मेलन है, स्वैच्छिक संगठन है। जितनी भी जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों उसका प्रोटेक्शन पे काम करती है। अब एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हमारे पास आता है बाली सम्मेलन। बाली सम्मेलन क्या है दोस्तों, हमने पीछे पढ़ चुके, जो UNFCCC है उसी की बैठकें होती है, तो इसकी 13वीं बैठक होती है। इस 13वीं बैठक को हम कहते हैं बाली सम्मेलन, 2007 में होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहते हैं। इसके अंदर क्या बात की गई थी, इसके अंदर बात की गई थी कि हम टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करेंगे, अनुकूलन एडेप्टेशन पे काम करेंगे और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काम करेंगे। सो दोस्तों UNF
ट्रिपल सी क्या था, जलवायु परिवर्तन पे था। अब जलवायु परिवर्तन के लिए जो गरीब देश है उनके पास ना तो फंड था और ना ही टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों पहले तो हमने टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करने पर बात की कि हम गरीब देशों को, जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, क्या है, अमीर छोटे और अल्प विकसित देशों को टेक्नोलॉजी देंगे। साथ ही एडॉप्टेशन की बात की कि अनुकूलन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी और किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं उसके एडॉप्टेशन के लिए काम कर सकते हैं, उसके अनुकूलन के लिए काम कर सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक रणनीति बनाने का काम किया गया। तो बाली सम्मेलन होता है UNFCCC का COP13 के माध्यम से। इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की। तो बस यहाँ से हमें एक पॉइंट याद रखना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमने हस्ताक्षर किए थे। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी देने में विकसित देश हमेशा ही पीछे रहे हैं। दोस्तों एक फॉरेस्ट के लिए प्रोग्राम था रेड करके, रेड कार्यक्रम होता है 2008 में। 2008 में रेड प्रोग्राम आता है। इस रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसके अंदर कहा गया कि जो भी हमारा एमिशन है उसको हम करेंगे कम, किसके माध्यम से, फॉरेस्ट को का जो वनों की कटाई है उसको कम करके। तो उसको रेड, बस इतना याद रख लो कि रेड प्रोग्राम आया है हमारा, रिड्यूसिंग एमिशन डिग्रेडेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से रेड प्रोग्राम हमारे पास आया है। तो इसे हम UN रेड के नाम से आते हैं। तो ये रेड प्रोग्राम क्या है दोस्तों, UN के साथ एसोसिएट है, UN का प्रोग्राम है। इसे UNDP, UNEP और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तीनों संयुक्त रूप से चला रहे हैं। तो रेड प्रोग्राम क्या है, यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों, और ये तीनों संस्थाएं क्या बोलते हैं, UNDP, UNEP और FAO, ये तीनों भी क्या है दोस्तों, UN से ही एसोसिएटेड संस्थाएं हैं। और ये प्रोग्राम क्या है, UN रेड, ये भी यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, जो कि वनों के माध्यम से जो वनों का निर्वनीकरण हो रहा है और एफोरेस्टेशन हो रहा है उसको कम करके हम एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं। एमिशन मतलब उत्सर्जन, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम वनों को अधिक से अधिक लगाने और वनों का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं रेड प्रोग्राम के अंतर्गत। फिर दोस्तों बाद में रेड प्लस प्रोग्राम आता है 2013 में। इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ दी गई, जैसे कि फ़ंड की व्यवस्था की गई कि वनों को बचाने के लिए हम फंड प्रोवाइड कराएंगे। फंड मतलब धन उपलब्ध कराएंगे अलग अलग तरीक़ों से। साथ ही इसमें बात की गई कि जो भी ग्रीन एनर्जी में हम निवेश को बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी मतलब हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो कि नवीकरणीय हो। तो साथ ही हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की भी बात की गई कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फंड को इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण करेंगे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। तो हमें रेड प्लस प्रोग्राम में देखना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे अधिक से अधिक जोर दिया गया है, साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजी पर अधिक से अधिक जोर दिया गया है। तो दो मेन मुख्य बिंदु हमें याद रखने होंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, रेड प्लस प्रोग्राम के महत्वपूर्ण अंग थे। अगला सम्मेलन होता है कानकुन सम्मेलन। किसका होता है, UNFCCC का ही। तो UNFCCC का अगला सम्मेलन होता है कानकुन में, जो कि 16वां सम्मेलन होता है 2010 में। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाने की बात की गई, लेकिन बनाया नहीं गया। ठीक है, तो कानकुन सम्मेलन सिर्फ इसलिए याद रखना है कि इसके अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाने की बात की गई, कानकुन सम्मेलन 2010 में। दोस्तों फिर अगला होता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल दोस्तों हमने पहले पीछे पढ़ा है कि UNCVD पढ़ा है ना, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन होता है अभी समय, UNCVD। अगला होता है, पिछले हमने पढ़ा था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, अब उसी का नेक्स्ट वर्जन आता है हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जापान में होता है, 2014 से ये प्रभावी है। इसके अंदर हमने क्या है, आईची लक्ष्य रखे गए। तो इसके अंदर आईची लक्ष्य किससे संबंधित है, नगोया प्रोटोकॉल से। इसके अंदर दोस्तों क्या है, कुछ 15 से 20 लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। तो एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स, ये भी दोस्तों क्या है, जेनेटिक रिसोर्स से संबंधित ही सारे के सारे हमें लक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स हमें याद रखना है। साथ ही देखना है याद हमें आईची लक्ष्य। तो आईची लक्ष्य यदि पूछा जाए एग्जाम में तो किससे संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है आईची लक्ष्य, जो कि 2010 में हुआ था। और जितने भी 20 लक्ष्य हैं दोस्तों, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो 5-5 वर्ग में 5-5 स्टेट में इन्हें बांटा गया है, सारे के सारे 20 लक्ष्यों को।
तो नगोया प्रोटोकॉल यूएनसीबीडी का एक नेक्स्ट वर्जन है। किसका नेक्स्ट वर्जन है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी का। पहले यूएनसीबीडी का था कार्टाजेना प्रोटोकॉल और ये है अब नगोया प्रोटोकॉल। दोहा सम्मेलन होता है दोस्तों, तो दोहा हमने देखा कि UNFCCC में हमने नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को जोड़ा। तो जो दोहा सम्मेलन होता है दोस्तों 2012 में UNFCCC का, तो UNFCCC का जो सम्मेलन होता है 2012 में, इसको हम दोहा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमने क्या नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को जोड़ने का काम किया। उसके बाद होता है किगाली समझौता। सो दोस्तों पहले हमने क्या पढ़ चुके आगे कि जो ओजोन के लिए सबसे पहले हुआ था क्या है, वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और अब होता है दोस्तों ओजोन के लिए किगाली समझौता। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को तो हम पहले भी बंद कर ही चुके थे, अब इसके अंदर और भी जोड़ दिए हमने। इसमें भारत ने 2028 तक क्या है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने की बात की है कि 2028 तक भारत क्या है अपना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को न्यूट्रल कर देगा। भारत ने कहा है कि भारत 2047 तक 80% की कटौती करेगा। तो क्या है भारत का जो टारगेट है कि 2047 तक अपना जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसकी 80% तक की कटौती करेगा। तो किगाली समझौता किससे है, ओजोन परत से संबंधित है। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली, ये 3 क्या है ओजोन से संबंधित है। हम मेन चीज़ आती है हमारे पास दोस्तों जो अभी लागू है, उसे कहते हैं पेरिस समझौता 2015। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं UNFCCC का COP21 या इसे हम CMA-1 भी कहते हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो हमें याद रखना होगा दोस्तों जो भी हमारा पेरिस समझौता है वह क्या है कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। यहाँ पर हमें दोस्तों क्या मेन चीज़ हमें आउटकम आया है INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशंस। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों INDC में हर देश जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, अमेरिका हुआ, चीन, इन सब देशों ने क्या है अपने अपने मानक निर्धारित किए और अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हम इस तारीख से और इतने वर्ष में हम हमारे इस इतना एमिशन को कम करेंगे, इतनी कटौती करेंगे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। साथ ही एक लक्ष्य रखा गया कि हम 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक का लक्ष्य रखा गया कि इससे अब हम हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको 1.5 सेंटीग्रेड या 2 सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने नहीं देंगे। तो पेरिस समझौते के 2 आउटकम याद रखने होंगे। पहला है INDC, ठीक है, इसके अंदर देश स्वयं के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम इतने लक्ष्यों को इतने समय में इतने समय में क्या है प्राप्त करेंगे, और समय समय पर हम हमारे लक्ष्यों को और बढ़ाएंगे और हर 5 से 10 साल 5-6 साल के बीच में हम हमारे रिवाइज लक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहाँ पर UNFCCC के फोरम में 1.5 सेंटीग्रेड और 2 सेंटीग्रेड का हमने लक्ष्य रखा कि हम हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 सेंटीग्रेड और 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देंगे। भारत के लक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत ने क्या लक्ष्य रखे थे कि सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन हम 2005 की तुलना में 2030 तक क्या है 35% करेंगे, लेकिन अब जो नया लक्ष्य हो गया है 45% कम कर देंगे। या फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, 2005 की तुलना में, किससे 2005 की तुलना में 2030 तक भारत अपनी कटौती करेगा। कितनी कटौती करेगा, उत्सर्जन में 45% तक की कटौती करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है रेलवे का विद्युतीकरण करेंगे हम। साथ ही भारत फेम इंडिया प्रोग्राम भी भारत चला रहा है। जैसे फेम इंडिया मतलब फास्टर एडोप्टेशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो फेम इंडिया प्रोग्राम चला रहा है ताकि हम बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चला सकें। सो क्या है दोस्तों भारत का जो लक्ष्य क्या था कि हम 2030 तक 45% हमारा उत्सर्जन की कटौती करेंगे। और भारत में हम रेलवे का विद्युतीकरण करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की है, ठीक है। इसमें हम जो भी हमारी सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसके ऊपर हम स्पेशल फोकस दे रहे हैं। अलग अलग जगह पर हम सोलर पार्क स्थापित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक हम हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। बहुत सारे दोस्तों अलग अलग स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरीके से सौर संचालित हैं, और बहुत सारे कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम सोलर एनर्जी पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं।
दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन देने की बात की गई थी। तो भारत ने कहा है कि यदि आप हमें $100 बिलियन में से कुछ राशि देंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में कितने बिलियन डॉलर की बात की गई थी? $100 बिलियन की बात की गई थी। और दोस्तों हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड है, हमने पीछे पढ़ा कि जो कानकुन सम्मेलन है, कानकुन सम्मेलन में क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात की गई थी। दोस्तों यूएनएफ एक सम्मेलन होता है, 25वां सम्मेलन होता है मैड्रिड स्पेन में। इसका कोई खास आउटकम नहीं था। अब दोस्तों यूएनसीसीडी का 14वां सम्मेलन होता है भारत में। तो जो सम्मेलन दोस्तों भारत में होता है वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएनसीसीडी का, UNFCCC का नहीं, यूएनसीसीडी जो कि मरुस्थलीकरण पर है, जो कि भूमि के क्षरण पर संबंधित है। तो 2019 में क्या है, यूएनसीसीडी होता है और मरुस्थलीकरण को कम करने की बात करता है और बंजर भूमि को उर्वरक बनाने की बात करता है। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। तो UNCCD 2019 में हुआ था, ये 14वीं बैठक थी उनकी और ये भारत दिल्ली में हुआ था और मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए हुआ था। इसके अंदर क्या है, भारत ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे कि वो कितने हेक्टेयर अपनी ज़मीन को वापस से उपजाऊ बनाएगा। फिर दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर IPCC की एक नई रिपोर्ट आती है जिसको हम 6वीं रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसने अपने क्या है, 2 संस्करण में, 6वीं रिपोर्ट का पार्ट 1 और 6वीं रिपोर्ट का पार्ट 2, 2 संस्करण में हमारे पास ये रिपोर्ट आई। इसका पहला और दूसरा दोनों ही भाग क्या है, रिलीज हो चुका है। इसने कुछ अपने निष्कर्ष लोगों के सामने रखे। पहला निष्कर्ष ये रखा कि सदी के मध्य में ही हमारा जो टारगेट था कि हम हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 से 2 सेंटीग्रेड तक नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन ये इसमें कहा गया कि 2050 के तक ही हम इसको पार कर जाएंगे। मतलब हमारा जो ये टारगेट है वो आज जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैश्विक तापमान की यदि बात करें तो 2011 से 2020 का जो दशक है सबसे गर्म दशक है। किसकी तुलना में? 1850 से 90 की, 1900 की तुलना में। कितना अधिक गर्म था? 1.09 या 1 सेंटीग्रेड अधिक गर्म था। 1901 से लेकर 1971 की तुलना की गई दोस्तों। इसमें क्या है, जल स्तर में, जो समुद्री जल स्तर है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसमें 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। तटीय जल क्षेत्र दोस्तों, इसके कारण क्या जलमग्न हो रहे हैं। तो जितने भी जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वे सब क्या हैं, जलमग्न हुए हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी अच्छी भूमि, जो उपजाऊ भूमि थी, वो हमारे अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे हमारा खाद्यान्न संकट और रहन सहन का संकट हमारे सामने आएगा। हिमालयी ग्लेशियर की बात की जा रही है कि जो हिमालय के जो ग्लेशियर है वे तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ रही है। 6वीं रिपोर्ट का भाग बी भी हमारे सामने फरवरी 2022 में आ चुका है। सो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारी 6वीं रिपोर्ट है IPCC की, वो क्या बात कर रही है जलवायु परिवर्तन से को लेकर। तो उसमें बताया गया है कि हमारा जो टेम्परेचर को बनाए रखने की जो लक्ष्य है वे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही समुद्र का जो जल स्तर है वह भी बढ़ रहा है, साथ ही हिमालय की बर्फ़ भी क्या है, वह भी पिघल रही है। ग्लासगो की बात करेंगे। ग्लासगो सम्मेलन 2021 में होता है। इसमें ग्लासगो सम्मेलन को हम COP26 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर UK ने एक स्पेशल बात कही थी कि 2030 तक वह वनों की कटाई को पूरी तरीके से रोक देगा। तो ग्लासगो सम्मेलन में UK ने स्पेशल बात कही कि भैया 2030 तक मैं अपना एक भी वन अब काटूंगा नहीं, एक भी पेड़ नहीं काटूंगा। तो पूरी तरीके से कटाई पर रोकने की प्रतिबद्धता दिखाई किसमें, UK ने। सो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो पर्यावरण पर विशेष थे। यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, प्रीलिम्स या अलग प्रकार की प्रीलिम्स में और वनडे एग्ज़ाम्स में। आई होप दोस्तों इस तरह के सेशन से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। इफ़ यू लाइक, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।